नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पहली बार वोटर लिस्ट के इंटेंसिव रिवीजन के इशू पर इलेक्शन कमीशन ने सीधी साफ बात की। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को क्लियर कट जवाब दे दिए। तेजस्वी यादव बार बार पूछ रहे हैं, आखिर बिहार में चुनाव से 3 महीने पहले वोटर लिस्ट में बदलाव की क्या जरूरत। इलेक्शन कमीशन ने कहा, आज बिहार में वोटर लिस्ट रिवाइज हो रही है, इसके बाद पूरे देश में होगी, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही थी। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर बिहार के 51 लाख वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से काटना चाहता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा, जिन लोगों की मौत हो गई, जो लोग परमानेंटली बिहार से बाहर शिफ्ट हो गए, जिन वोटर्स के नाम 2-3 जगह पर वोट बना हुआ है, जिन विदेशी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गए हैं, क्या उन सब के नाम पर फर्जी वोटिंग होने दी जाए? क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होगा? इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना, फर्जी वोटर्स का नाम काटना आयोग की जिम्मेदारी है। क्या इलेक्शन कमीशन कुछ लोगों के शोर मचाने से अपनी जिम्मेदारी निभाना छोड़ दे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके पास कर्नाटक के इलेक्शन में चुनाव आयोग की बेईमानी के सबूत हैं, उस सबूतों के साथ आयोग को एक्सपोज करेंगे। इस पर चुनाव आयोग ने कहा, एक मामला हाई कोर्ट में है, सब जुडिस है, कोर्ट भी सबूत देखेगा, बेहतर होगा अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए। चुनाव आयोग ने आज तक के वोटर लिस्ट के रिवीजन के आंकड़े भी जारी कर दिए, विपक्ष के आरोपों के जवाब भी दे दिए, लेकिन फिर भी विरोधी दलों के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। बिहार असेंबली में तो जमकर हंगामा हुआ, गाली गलौच हुई। जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे को चोर, उचक्का, बौना, बंदर, गुंडा, बाप, लुटेरा, न जाने क्या क्या कहा, और यह भी कह दिया कि पैंट गीली कर देंगे। लोकसभा और राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया, अगर इसी तरह चुनाव होना है तो फिर चुनाव लड़ने का क्या फायदा। उनकी पार्टी चुनाव के बॉयकॉट का भी ऐलान कर सकती है। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? तेजस्वी के इस बयान पर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने कैसे रिएक्ट किया, इस सब मैं आपको बताऊंगा। विरोधी दलों की रणनीति क्या है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं बिहार विधानसभा में हो रही बहस कैसे अचानक गाली गलौज में बदल गई। वोटर लिस्ट के रिवीजन के इशू पर पिछले 3 दिन से बिहार असेंबली में हंगामा हो रहा है। आज भी हुआ। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों के विधायकों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। सदन में गाली गलौच हुई, एक दूसरे के लिए गुंडा, लुटेरा, अपराधी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। असल में आज विधानसभा में सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा हो रही थी। स्पीकर ने तेजस्वी यादव को बोलने का मौका दिया और तेजस्वी वोटर लिस्ट के रिवीजन पर आ गए। इसी दौरान उन्होंने कह दिया, जिस तरह डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, उसी तरह दावा किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में रिवीजन के नाम पर कोई गड़बड़ी नहीं हो रही। ये सुनकर सम्राट चौधरी भड़क गए। उन्होंने तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करके कहा, जिसका बाप अपराधी और लुटेरा होगा वो क्या बोलेगा। इसके बाद तो हंगामा शुरू होना ही था। आरजेडी के एक विधायक ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को उचक्का कह दिया, तो जेडीयू और बीजेपी के विधायकों ने शोर मचाया। इस पर तेजस्वी ने सत्ता पक्ष के हंगामा करने वाले विधायकों से कहा, ज्यादा मत चिल्लाओ, अगर वो जोर से बोले तो पैंट गीली हो जाएगी। इसके बाद तो सदन में ऐसे हालात हो गए जैसे स्पीकर सदन की कार्रवाई स्थगित करने के अलावा कोई चारा ही नहीं उनके पास रहा। भारत निर्वाचन आयोग जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए बैठिए, शांति बना रखिए, बैठिए 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 ना, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठ गए, बैठिए। ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा, बैठो। हालांकि सदन के भीतर तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सदन के बाहर आकर तेजस्वी ने कहा, सदन में उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई, उनके लिए अपशब्द बोले गए, लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया क्योंकि उनके संस्कार ऐसे नहीं हैं।
लेकिन जिन लोगों ने गालियां दी उन्होंने अपने संस्कार जरूर दिखा दिए। तेजस्वी ने कहा उन्होंने स्पीकर से इसकी शिकायत की है और इस मामले में वो चुप नहीं बैठेंगे। आप शुरू से मेरा अगर भाषण देखें, पूरे भाषण में एक बार नहीं इनके मंत्री, इनके डिप्टी सीएम, इनके गुंडे विधायक लगातार टिक्का टिप्पणी जो है करते रहे, हम भी चुपचाप बैठ गए। जो राज्य का उप मुख्यमंत्री साला शब्द, गुंडागर्दी शब्द क्या क्या नहीं बोला, वो सबके वीडियो में है। जनक सिंह जो है छपरा से कई से विधायक है, तरैया के विधायक है, खड़ा होकर के एक बार नहीं कई बार खड़ा हुआ और खड़ा होकर के मेरे को माँ बहनों की गालियां जो है भाजपा के जनक सिंह ने मेरे को माँ बहनों की लगातार गालियां दी। एक संजय सिंह है विधायक, मोराठा बांधे हुए रहते हैं, लालगंज के विधायक हैं और उन्होंने माइक भी तोड़ा। अब सदन में क्या बच गया बताओ? सत्ता पक्ष के लोग, जब उप मुख्यमंत्री ऐसा है, जब लीडरशिप ही ऐसा है, तो उनके सदस्य कैसे होंगे? और हमने अगर कोई भी अपशब्द अगर कहा हो तो वो साबित कर दे। ज्यादा जोर जोर से चिल्लाएगा तो पैंट गीला हो जाएगा। ये अपशब्द थोड़ी है, व्यंग है, इसको अपशब्द कहेंगे। बड़ी बात है कि बड़े भाई तेज प्रताप आजकल सदन में नहीं जाते क्योंकि उन्हें तेजस्वी के बगल में बैठना पड़ेगा। इसलिए आज जब हंगामा हुआ तो तेज प्रताप सदन में नहीं थे, लेकिन गाली गलौज की बात पर वो तेजस्वी के साथ खड़े हुए। तेज प्रताप ने कहा अगर कोई किसी के पिता को गाली देगा तो गुस्सा आएगा ही। अगर वो सदन में होते तो वहीं सम्राट चौधरी की गर्मी शांत कर देते। सम्राट चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है और वो गुंडा पार्टी से आता है और ये लोग गुंडे लोग हैं। ये लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। कोई भी किसी को भी बाप को गाली दे देना, किसी के पिता को गाली दे देना। अगर हम उनके पिता को गाली देंगे तो कैसा लगेगा? तो उस पर ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं तो क्या करेगा? बेटा हुए ना होगा। अब घर परिवार में घुसेगा तो क्या करेगा? मारबे करेगा। अभी हम तो नहीं थे, अंदर हम नहीं थे, तो फिर उनको बुखार हम छोड़ा देते। तेजस्वी यादव पर जिन लोगों ने गाली गलौज का इल्जाम लगाया उनमें लालगंज से बीजेपी के विधायक संजय सिंह का भी नाम है। लेकिन संजय सिंह ने कहा न उन्होंने माइक तोड़ा न गाली गलौज की। सच तो यह है कि विपक्ष के विधायकों ने सत्ता पक्ष के विधायकों पर हमला करने की कोशिश की थी। जेडीयू और बीजेपी के विधायकों ने सिर्फ उन लोगों को रोका। बिल्कुल गलत है। सारे विजुअल उठा करके देख लिए जाए बिहार विधानसभा के, एक भी विजुअल अगर ऐसा दिखे, उल्टे उन लोगों के आचरण को देखिए। उन लोगों ने प्रोटेस्ट करने की जगह बेल में आकर के ट्रेजरी बेंच पर हमला करने का प्रयास किया। अगर आज मार्शल नहीं होते और हम लोग दौड़ के नहीं जाते तो शायद आज हमारे मंत्रियों को, हमारे नेताओं को वो लोग हमला करते। ये कार्रवाई है, ये पूरा फुटेज है, उसको निकाल करके देखा जा सकता है। सीधा आरोप आप पे लगाया। अरे आरोप, गाली गलौज आप वीडियो तो निकाल के देखिए, किसने गाली दिया है? वीडियो निकाल करके देखिए। उनके लोगों ने हमारे नेताओं को लगातार गाली दिया है और गाली देते हुए वो लोग बढ़े हैं और हमला करने का प्रयास किया है। नहीं, आरोप करने से क्या होगा? ये तो सारे विजुअल हैं। हो सकता है कि उसमें कहीं हाथ से दबा हो, ये हो सकता है, लेकिन माइक न टूटा है न कोई इस प्रकार का काम हुआ। उल्टे बिल्कुल नहीं, उल्टा उनका सारा विजुअल देखिए कि किस तरीके से उनके लोग बेल में आकर के और हमारे ट्रेजरी बेंच पर हमला करने का उन्होंने प्रयास किया है। सत्ता पक्ष के विधायक तो सुलह सफाई की बात कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के विधायक सीना ठोक कर कह रहे हैं कि उन्होंने सदन के अंदर भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को चक्का कहा और बाहर भी कह रहे हैं, क्योंकि विजय सिन्हा के लिए यही शब्द सही है। कहता कि माफी मांगो। भाई वीरेंद्र मनेर का विधायक है। मनेर सूफी संतों की धरती है। मनेर गंगा सोन सरजुग नदी पर बसा हुआ है। मनेर का खून गर्म और
मिजाज गर्म होता है। डिप्टी सीएम ने कहा कि माफी मांगनी होगी भाई वीरेंद्र। अरे भाई वीरेंद्र नहीं, वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा उचक्का लोग को मंत्री बना दिया है। उप मुख्यमंत्री कैसे बन गया उचक्का लोग? उचक्का लोग बिहार का शर्मसार हो रहा है और उचक्का लोग को मंत्री बना दिया है, क्रिमिनल को मंत्री बना दिया है। क्रिमिनल इतिहास जिसका है उसको मंत्री बनाया है, इसलिए वो लोग माफी मांगे। डिप्टी सीएम को आप उचक्का कह रहे हैं? उचक्का ही है, कैसे बना दिया? उप मुख्यमंत्री बन गया। उचक्का दिखते हैं हमेशा उचक्का की तरह करते रहते हैं। मसला वोटर लिस्ट का था और बात मार पिटाई पर गाली गलौज तक आ गई। वोटर लिस्ट के मामले में हंगामा पार्लियामेंट में भी देखा गया। बार बार सदन की कार्रवाई रोकनी पड़ी, लेकिन बिहार विधानसभा की तरह यहां कम से कम गाली गलौज की नौबत तो नहीं आई। विपक्षी सांसदों ने सदन के बाहर एसआईआर को लेकर प्रोटेस्ट किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विरोधी दलों के तमाम नेताओं के साथ सोनिया गांधी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गई। प्रियंका ने कहा सदन में हंगामे के लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि विपक्ष वोटर लिस्ट पर रिवीजन पर चर्चा चाहता है और सरकार चर्चा से भाग रही है। ये बात सही है कि सरकार ने वोटर लिस्ट के रिवीजन पर चर्चा से इनकार कर दिया, क्योंकि सरकार का कहना है ये चुनाव आयोग का मसला है। बिहार में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि सरकार का कहना है कि इस मुद्दे से बिहार सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो सदन में चर्चा का क्या मतलब? इसीलिए विपक्ष हंगामा कर रहा है। आज तेजस्वी यादव ने फिर कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को वोटर लिस्ट से बाहर करने के नाम पर वोटर लिस्ट के 50 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है उसमें न तो बांग्लादेशी का जिक्र है न रोहिंग्या का। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा, सरकार सदन में चर्चा नहीं करा रही, तो विपक्ष क्या करे? सरकार के सामने आए, भरोसा दिलाए किसी वोटर का नाम नहीं कटेगा तो हंगामा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, और इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट किया है सुप्रीम कोर्ट में 700 से भी अधिक पन्नों का, जिसमें कहीं भी जो है विदेशी शब्द का जिक्र नहीं है, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार का जिक्र नहीं है। महोदय, आप लोग भी, हम चाहेंगे कि कल मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो हमको लगा कि मुख्यमंत्री जी जरूर इस पे बोलेंगे, पर हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे कि एक भी बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम जो है नहीं कटने देंगे। महोदय, क्योंकि जातीय आधारित गणना जब हम लोगों ने कराया था तो 9 से 10 महीने लगे थे बिना डॉक्यूमेंट के, 9 से 10 महीने, और उन 9 से 10 महीने में बीजेपी के ही लोग कहते थे कि हमारे पास नहीं आया, हमारे पास नहीं आया। तो 25 दिन में कहां से 8 करोड़ लोगों के पास चले गए होंगे महोदय? ये तो प्रश्न तो खुलता ही है। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर बार बार आरोप लगा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आयोग खामोश है, इसका मतलब गड़बड़ी हो रही है। इसलिए आज पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक बयान जारी किया। उसमें वोटर लिस्ट के इंटेंसिव रिवीजन का मतलब समझाया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोटर लिस्ट को सही करने से लोकतंत्र मजबूत होगा या कमजोर। सभी नागरिकों को वोट का अधिकार मिले, लेकिन वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी ना हो, यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आयोग अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। ज्ञानेश कुमार ने कहा जिन लोगों की मौत हो गई है और उनके नाम वोटर लिस्ट में हैं, क्या उनके नाम हटाना गलत है? जो लोग परमानेंटली बिहार से बाहर शिफ्ट हो गए हैं, क्या उनके नाम पर फर्जी वोट डालने की अनुमति दी जा सकती है? चुनाव आयोग ने पूछा कि जिन लोगों के नाम कई जगह वोटर लिस्ट में हैं, क्या उन्हें हर जगह वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए? आयोग ने यह भी कहा कि फर्जी वोटर और वोटर लिस्ट में घुस गए घुसपैठियों को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इसीलिए वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जा रहा है। यह चुनाव आयोग का काम है। किसी के बयानों से या किसी राजनीतिक दल के विरोध के कारण चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। चुनाव आयोग ने अपना रुख साफ किया तो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर हमला किया। कहा जो तेजस्वी बार बार कह रहे थे चुनाव आयोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, अपनी बात नहीं कहता, अब इलेक्शन कमीशन ने अपना रुख साफ कर दिया है। यह भरोसा दिलाया कि किसी भी वैलिड वोटर का वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटा जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर तेजस्वी और विपक्ष के दूसरे नेताओं को सरकार के बयान पर यकीन नहीं है तो कम से कम
चुनाव आयोग पर तो भरोसा करना चाहिए। कल तक इसी सदन में नेता विरोधी दल जी कह रहे थे कि भारत निर्वाचन आयोग कोई प्रेस रिलीज नहीं करता, और पूरी तरह स्पष्ट है। इसलिए एसआईआर के मामले में ये लोग जो बार बार अपनी बात रख रहे, इसमें कहीं सत्यता नहीं है, और स्पष्ट तौर पर पूरी प्रक्रिया विजय चौधरी जी ने बताया है। इसलिए सरकार स्पष्ट है, किसी अति पिछड़ा, दलित समाज, पिछड़ा, स्वर्ण समाज, किसी का भी वोट कटने वाला नहीं है। लेकिन मुश्किल है कि चुनाव आयोग किस किस को जवाब दे। बिहार में तेजस्वी यादव ने और दिल्ली में राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज राहुल गांधी ने फिर कहा चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके बीजेपी की मदद कर रहा है, उनके पास इसके पुख्ता सबूत हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की एक सीट पर गड़बड़ी उन्होंने पकड़ ली है और वो जल्दी ही इसका खुलासा करेंगे। जो गड़बड़ी कर्नाटक की एक सीट पर हुई है, वही नाटक बिहार में भी चल रहा है। राहुल गांधी ने धमकाने वाले अंदाज में कहा चुनाव आयोग में बैठे अफसर ये न सोचें कि वो बच जाएंगे, वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने वाले चुनाव आयोग के अफसरों को छोड़ेंगे नहीं, उन्हें एक्सपोज करके रहेंगे। देखिए बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टुडे दे मेड सम स्टेटमेंट, दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस, right? The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, विपक्ष ने सदन में हंगामा किया, तो बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने उन्हें जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल गांधी बार बार चर्चा की बात कहते हैं और खुद चर्चा से भाग रहे हैं, सदन में हंगामा करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार चुनाव हारती है। आज तीसरा दिन है, विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। बाहर आकर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं और अंदर में चर्चा में भागने लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इतना ही कहना चाहते हैं कि कृपा करके कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चर्चा करें, चर्चा को तैयार है, हमें भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन चर्चा से भागते हैं, मतलब लगता है जनता के वोट से डरते हैं। और राहुल गांधी ने कल कहा कि मैं चुनाव आयोग को एक्सपोज करूंगा, जरूर करें, लेकिन मैं उनसे दूसरी बात कहूंगा, राहुल जी अगर आपको वोट नहीं मिलता आपकी पार्टी को तो हम क्या करें? आप लोकसभा में हार गए, आप हरियाणा में हार गए, आप महाराष्ट्र में हार गए, आप दिल्ली में हार गए, आगे बिहार भी हारेंगे। तो राहुल गांधी जी ऐसा करिए अपने विचार और आचरण से कि जनता आपको वोट दे, रोना बंद करिए। राहुल गांधी पिछले 2 दिन से बार बार कर्नाटक के इलेक्शन में गड़बड़ी का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कल भी कहा और आज फिर दोहराया कि कर्नाटक में एक सीट पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी की गई। इसके 100% पक्के सबूत उनके पास हैं, ये दावा किया। इसका जवाब भी आज मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी तो उसके खिलाफ कोई अपील क्यों नहीं की गई, कोई शिकायत क्यों नहीं की गई, कांग्रेस के किसी भी हारे हुए कैंडिडेट ने पिटीशन क्यों नहीं फाइल की, और अब इसे लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ बेबुनियाद आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि कर्नाटक का एक केस कोर्ट में है, मामला सब जुडिस है, इसलिए उस पर सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी करना ठीक नहीं है। सभी पक्षों को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। राहुल गांधी पहले रोज रोज ये कहते थे कि महाराष्ट्र के चुनाव में बड़ी संख्या में वोट काटे गए।
चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी महाराष्ट्र में जीती। पहले 76 लाख वोट काटने का दावा करते थे, फिर 1 करोड़ वोट काटने की बात करने लगे। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने एक वोट का हिसाब दे दिया तो अब राहुल गांधी कर्नाटक की 1 सीट पर गड़बड़ी का दावा कर रहे हैं। वैसे तो रूल यह है कि अगर कहीं किसी चुनाव नतीजे को लेकर किसी को कोई शिकायत है तो नतीजा आने के 45 दिन के भीतर इलेक्शन कमीशन में अपील की जा सकती है। लेकिन राहुल गांधी कर्नाटक में इलेक्शन के 2.5 साल के बाद 1 सीट पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। अगर राहुल के पास सबूत हैं तो उन्हें पब्लिक करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा अभी तक तो नहीं किया है। जैसे संविधान लहरा लहराकर सरकार पर संविधान को खत्म करने का इल्जाम लगाते हैं, वैसे ही अब कर्नाटक की बात कहकर चुनाव आयोग पर कीचड़ उछाल रहे हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि चुनाव आयोग नेताओं की तरह सामने आकर जवाब नहीं दे सकता, तू मैमे में नहीं पड़ सकता, इसलिए वो चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। विपक्ष के नेता अब ये समझ गए कि उनके हंगामे का असर नहीं होगा और न वोटर लिस्ट का रिवीजन रुकेगा। इसलिए आज तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव चला। तेजस्वी ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट से लाखों लोगों के वोट काटे जाएंगे, अगर इसी तरह बेईमानी होगी तो फिर चुनाव लड़ने से क्या फायदा। वो चुनाव का बॉयकॉट कर सकते हैं। इस पर सहयोगी दलों से बात करेंगे। सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी। चंडीगढ़ जैसे तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है। ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। तेजस्वी यादव के बॉयकॉट वाले बयान पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने कहा अब साफ हो गया कि आरजेडी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। ललन सिंह ने कहा तेजस्वी को समझ में आ गया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम कट जाएगा, नकली वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब हो जाएंगे तो चुनाव हारना तय है, इसलिए वो चुनाव का बॉयकॉट करने की बात कह रहे हैं। हार मान लिए, उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे। जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे। तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है। जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आपको निर्णय करना है। इसके बाद बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार सामने आए और उन्होंने भी कहा तेजस्वी को चुनाव का बॉयकॉट करना है तो करें, उन्हें किसने रोका है। श्रवण कुमार ने कहा तेजस्वी यादव हवाई धमकी दे रहे हैं, उनकी धमकी से कोई डरने वाला नहीं है। तो धमकी से कौन डरेगा, मतदाता डरेगी। जो असली मतदाता है वो डरेंगे, जो नकली होंगे वो डरेंगे। और इस तरह का बात बोल करके उनको कौन रोक रहा है कि आप चुनाव में हिस्सा मत लीजिए। इलेक्शन कमीशन नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम कर रहा है। बिहार की सरकार नियम और कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं। जो मतदाता सूची में शामिल हैं, जो असली लोग हैं, किसी भी कीमत पर हटेंगे नहीं। लेकिन फर्जी जो है वो किसी कीमत पर जुटेंगे नहीं। अब बायकॉट की बात करते हैं तो उनसे पूछिए। बायकॉट की बात वही लोग करते हैं जो हताश है, निराश है, जिनको लोकतंत्र में विश्वास और भरोसा उठ गया, वही लोग ये सब बात करते हैं। तेजस्वी और राहुल की शिकायत ये थी कि चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं देता। आज चुनाव आयोग ने यह क्लियर कर दिया कि किसके वोट काटे जाएंगे। वो जिनकी मौत हो चुकी है, वो जो बिहार से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, वो जो घुसपैठी हैं और वो जो फर्जी वोटर हैं और वो लोग जिनके वोटर लिस्ट में नाम 2-2 बार हैं। ऐसे लोग के नाम काटे जाने का विरोध किसी को नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग के नाम काटना
चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम कटे जो जिंदा है, शिफ्ट नहीं हुआ, घुसपैठिया नहीं है, तो फिर उसे ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए 30 दिन का टाइम मिलेगा। अब चुनाव आयोग इससे ज्यादा और क्या कर सकता है? जहां तक इलेक्शन बॉयकॉट का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आज की परिस्थितियों में इलेक्शन बॉयकॉट करने का मतलब होगा बिहार में प्रशांत किशोर को खुला निमंत्रण देना, पीके को आरजेडी की जमीन पर कब्जा करने का अवसर देना, और लालू यादव ये कभी नहीं होने देंगे। अब बात करते हैं भारत और ब्रिटेन के रिश्तों की। आज भारत और ब्रिटेन ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। अब भारत से जो चीजें ब्रिटेन भेजी जाएंगी उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, और ब्रिटेन से भारत आने वाली चीजों पर सिर्फ 3% टैरिफ लगेगा। लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर की मौजूदगी में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और ब्रिटेन के मिनिस्टर फॉर ट्रेड जोनाथन रेनल्ड ने एफटीए पर साइन किए। यह व्यापार समझौता ऐतिहासिक है। फ्री ट्रेड डील होने के बाद ब्रिटेन भारत के 99% सामान पर से टैरिफ हटा लेगा। वहीं भारत ब्रिटेन के 90% एक्सपोर्ट पर टैरिफ 3% तक लिमिट कर देगा। इस व्यापार समझौते के बाद ब्रिटेन से भारत आने वाली कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, इंडस्ट्रियल मशीनरी, विस्की, वाइन, चॉकलेट और बिस्किट सस्ते हो जाएंगे। वहीं भारत से ब्रिटेन एक्सपोर्ट होने वाले कपड़े, जूते, ज्वेलरी, स्मार्टफोन, फ्रूट, दवाएं, मसाले, चाय, कॉफी, चावल, केसर और सी फूड सस्ते हो जाएंगे। ब्रिटेन भारत की इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए भी अपना बाजार खोलेगा। दोनों देशों ने सर्विसेज का समझौता भी किया है। ब्रिटेन के 36 सेक्टर ऐसे हैं जहां भारतीयों को छूट मिलेगी। हर साल 1800 से ज्यादा शेफ, योगा टीचर और म्यूजिशियन काम के लिए ब्रिटेन जा सकेंगे। ब्रिटेन के नागरिक भारत में कॉन्ट्रैक्ट ले सकेंगे। यह ट्रेड डील होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार अगले 5 साल में डबल होने की उम्मीद है। अभी ब्रिटेन और भारत के बीच $56 बिलियन का ट्रेड होता है। 2030 तक इसको $120 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। समझौते के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के लिए विन विन वाली डील है। इससे दोनों देशों की इंडस्ट्री को और दोनों देशों में रहने वाले आम लोगों को फायदा होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच 3 साल की बातचीत के बाद इसी साल मई में फ्री ट्रेड डील पर सहमति बनी थी, जिसको कैबिनेट मंजूरी दी है। हालांकि ब्रिटेन को यह समझौता लागू करने के लिए अपने पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा। फ्री ट्रेड डील पर साइन होने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एक लोकल क्रिकेट टीम से मिलने गए। उन्होंने एक ट्रेड एग्जीबिशन को भी देखा और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ब्रिटेन ने पूरी मजबूती से भारत का साथ दिया है, लेकिन बाकी देशों को भी आतंकवाद पर दोहरा रवैया छोड़ना होगा। मोदी ने चीन को इनडायरेक्ट मैसेज देते हुए कहा, अब विस्तारवाद का नहीं, विकासवाद का दौर है। भारत में क्राइम करके ब्रिटेन में छुपे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को कड़ा संदेश देते हुए मोदी ने कहा, इकोनॉमिक ऑफेंस करने वाले एब्सकॉन्डर के एक्स्ट्राडिशन के लिए ब्रिटेन से बात चल रही है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कठोर निंदा के लिए हम प्रधानमंत्री स्टारमर और उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held account. इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हम विचार साझा करते रहे हैं।
हम जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है। आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं, विकासवाद ही है। दो देशों के बीच ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है जब एक देश के इकोनॉमिक ऑफेंडर्स दूसरे देश में जाकर छुप जाएं और कोई कुछ न कर सके। ब्रिटेन भारत से भागकर जाने वाले इकोनॉमिक ऑफेंडर्स का एक हब जैसा बन गया है। विजय माल्या और ललित मोदी जैसे लोग जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में हैं, लंदन में पार्टियां करते हैं, उनके वीडियोस पोस्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार ब्रिटेन की सरकार का ध्यान इस तरफ खींचा है और उम्मीद है कि ट्रेड डील साइन होने के बाद अगला नंबर ऐसे एब्सकॉन्डर्स को एक्स्ट्राडाइट करने का होगा। अब आरएसएस देश के मुसलमानों से दूरियां खत्म करने की कोशिश कर रहा है। मुसलमानों के मन में आरएसएस को लेकर जो आशंकाएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के हरियाणा भवन में देश भर से आए इमामों, मौलानाओं, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में 60 से ज्यादा मुस्लिम स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया। संघ की तरफ से मोहन भागवत के अलावा दत्तात्रेय हुसबोले, सह कारवा, कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया। करीब 3 घंटे तक चली इस मीटिंग की शुरुआत कुरान की तिलावत से हुई। मौलानाओं ने मोहन भागवत को इसका तर्जुमा करके सुनाया। इसके बाद बातचीत हुई। मौलानाओं ने अपने मन की आशंकाएं आरएसएस प्रमुख के सामने रखी। आपसी सद्भाव बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, इसके सुझाव दिए। मोहन भागवत ने भी मौलानाओं को बताया कि हिंदू मुस्लिम भाइयों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, दूरियां खत्म करने के लिए क्या क्या हो सकता है। इस मीटिंग के बाद ज्यादातर मौलानाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमेर अहमद इलियासी ने कहा, मोहन भागवत लगातार सांप्रदायिक एकता की कोशिश कर रहे हैं। आज का संवाद इसी कोशिश का हिस्सा है। इलियासी ने कहा, हिंदू और मुसलमान दोनों ही चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, विश्व गुरु बने और आज की बैठक में इसी पर चर्चा हुई। आपको याद होगा कि पिछली मर्तबा हमने आदरणीय मोहन भागवत जी को निमंत्रण दिया था इमाम हाउस आने के लिए, और वो हमारे निमंत्रण पर इमाम हाउस इसी जगह पर आए थे। यही संवाद का ये आज दूसरी कड़ी है। आज बहुत अच्छे से संवाद हुआ है, दोनों तरफ से बातें हुई हैं। संवाद को लेकर देश के अंदर एक अच्छा माहौल बनेगा, क्योंकि ये संवाद का करने का मकसद है राष्ट्र हित। ये संवाद राष्ट्र हित में किया गया, क्योंकि राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है। इसको ध्यान में रखते हुए हम सबको एक होकर मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाना है। उस दिशा में ये संवाद हुआ है। अच्छी बात यह रही कि आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं के सामने मौलानाओं ने खुलकर अपने दिल की बात कही। चाहे बुलडोजर एक्शन हो, गौवत के नाम पर मॉब लिंचिंग का इशू हो, मुसलमान कारोबारियों के बॉयकॉट का इशू हो, पहचान दिखाने की बात हो या फिर वक्फ अमेंडमेंट बिल हो, मुस्लिम समाज के लोगों ने खुलकर अपनी शिकायतें रखी। मोहन भागवत ने उन्हें सुना और भरोसा दिलाया कि आरएसएस अपनी तरफ से मुस्लिम भाइयों के मन की बात हर स्तर पर रखेगा। संघ की कोशिश है कि देश में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें, यही देश के हित में है। और अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो इसके लिए यह भी जरूरी है। मीटिंग के बाद बाहर निकले मौलानाओं ने कहा, इस मीटिंग के बाद उन्हें उम्मीद जगी है कि हालात बदलेंगे। हिंदू और मुसलमानों के बीच जो टेंशन है, मुस्लिम्स माइंड्स में जो डर है, वो दूर होगा। बुलडोजर का मसला भी आया है और भी बहुत सारी बातें आई हैं सामने कि मॉब लिंचिंग का मसला आया है। गाय को राष्ट्रीय जानवर गाय बना दिया जाए, दे दिया जाए। किसी ने जब कानून बन जाएगा नहीं कोई काटेगा, नहीं मॉब लिंचिंग होगी इसके नाम से। भागवत साहब ने भी अपनी बातें रखी हैं कि भाई इस तरीके से गाय का मसला है या कुछ ऐसे अफवाहें उड़ाई जाती हैं या कुरान में कुछ ऐसा हिंदू के लिए है या कुछ कुरान में या नबी के दीन में कुछ ऐसा है। हमने साफ नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ है ही नहीं कुरान में ऐसा।
हर एक एक बंदे को सुना है, दिल की गहराइयों से सुना है, और कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ जो गलत हो रहे हैं वो भी सुन लिया और उन्होंने नोट भी किया है। और उन्होंने कहा अगर जो गलत हो रहा है उस पर हम भी बात रखेंगे। वो मैं भी एक संघ का चीफ हूँ, मैं किसी पॉलिटिक्स से तो हूँ नहीं हूँ, मगर एक संघ का चीफ हूँ, चीफ होने के नाते ये मुद्दे मैं उठा दूँगा। उन्होंने कहा है कि ये मुल्क जो है सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मजहब के आदमी को यहाँ जीने का हक है अपने अपने तरीके से। तो ख़ासतौर से मैंने जो भागवत जी के सामने बात रखी वो ये रखी कि जो नफ़रत का माहौल फैला दिया गया है वो नफ़रत का माहौल ख़त्म होना चाहिए। ख़ासतौर से बिज़नेस को लेके कि बिज़नेस के बारे में पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि इनसे ख़रीदो, उनसे मत ख़रीदो, हिंदू मुसलमान से ख़रीदें, मुसलमान हिंदू से न ख़रीदें। तो इस तरह के पोस्टर नहीं होना चाहिए। जिन हालात में हम लोग थे उससे ये लगता है कि एक नई रोशनी और एक नई खुशबू, एक नए सितारे निकलेंगे। मैं ये शेर मैंने उनको सुनाया भी था, जो आपको भी सुना दूं कि समंदरों के अंधेरों से नूर निकलेगा, समंदरों के अंधेरों से नूर निकलेगा, हमारे नाम का सूरज जरूर निकलेगा। मुस्लिम लीडर्स की प्रॉब्लम्स आरएसएस के लोग सुने, ये एक पॉजिटिव संकेत है। दोनों एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे का संशय मिटाने की कोशिश करें, ये अच्छी बात है। ये डायलॉग उन लीडर से भी होना चाहिए जिनकी मुस्लिम समाज में ज़्यादा मान्यता है, बेहतर पहचान है, और इसके साथ साथ दोनों तरफ के फ्रिंज एलिमेंट्स पर रोक लगाने की कोशिश भी होनी चाहिए। मोहन भागवत की नीति ठीक है, नीयत साफ है, उनके इस प्रयास की सराहना होनी। जब मजहब के नाम पर सियासत शुरू हो जाती है तो सारी कोशिशें बेअसर होने लगती हैं। आरएसएस ने मुस्लिम स्कॉलर से बात करके उनका अविश्वास दूर करने की कोशिश की, लेकिन कल रात दिल्ली के एक होटल में एक डिनर हुआ जिसमें जमीयत उलमा हिंद ने विपक्ष के नेताओं के साथ मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव के मुद्दे पर आंदोलन की रणनीति बनाई। मौलाना महमूद मदनी की तरफ से दिए गए डिनर में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, इकरा हसन, मुहिबुल्लाह नदवी और हरिंद्र मलिक शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद और जावेद खान ने हिस्सा लिया। विपक्ष के तमाम सांसदों के साथ साथ आजाद समाज पार्टी के एमपी चंद्रशेखर आजाद भी इस डिनर में पहुंचे थे और मीटिंग में असम में बंगाली भाषियों पर जुल्म, माइनॉरिटीज के खिलाफ हेट स्पीचेस और हेट क्राइम, जाति जनगणना, फिलिस्तीन पर भारत सरकार के रुख के अलावा बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर भी चर्चा हुई। जमीयत की तरफ से इन मुद्दों पर एक रिपोर्ट पेश की गई। मीटिंग में असम में विपक्षी पार्टियों का डेलीगेशन भेजने का प्रस्ताव भी रखा गया और बैठक के बाद जियाउर रहमान बर्क ने कहा देश के हालात बहुत खराब हैं, ऐसे में इस मीटिंग में अमन कायम करने और नफरत को कम करने पर ही बात हुई। बर्क ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का मामला कोर्ट में है, इसलिए बैठक में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। मुद्दे बस यही था कि किस तरह से जो है हम अपनी इस देश की जो खूबसूरती है, जो देश की एकता है, और उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि जो इस टाइम हालात हैं प्रदेश और देश के अंदर, और जो हालात बनते जा रहे हैं वो राजनीति की वजह से, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। राजनीति एक अपनी अलग जगह है और देश अपना अलग है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, यकीनन उस फैसले से पहले तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते और फैसले का हमें इंतज़ार है और हमें उम्मीद भी है, तवक्को है कि जिस तरह से जो बातें रखी गई हैं उसके हिसाब से हमारी बातों को जो है सामान्य सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से हमें हक और इंसाफ मिलेगा। इसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा जमीयत की तरफ से इस तरह की मीटिंग्स होती रहती हैं क्योंकि देश भर में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए जमीयत चाहती है कि मुसलमानों पर हो रहे जुल्म का मुद्दा विपक्षी सांसद पार्लियामेंट में उठाएं। सामान्य सा डिनर था। जमीयत उलमा हिंद हर वर्ष इस तरह के प्रोग्राम, हर सेशन में इस तरह का प्रोग्राम करती है और बहुत अच्छी बातचीत हुई। कंट्री, कम्युनिटी, इन सब के इश्यूज पर बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। तमाम अलग अलग पार्टीज के एमपीज ने पार्टिसिपेट किया। देश में जो भी हेट क्राइम बढ़ रहा है, खासतौर से माइनॉरिटीज को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, उन तमाम इश्यूज पर डिस्कशन हुआ और जमीयत ने यह चाहा कि इस तरह के मुद्दों को पार्लियामेंट में रेज किया जाए। मुझे लगता है मौलाना मदनी का फोकस मेनली असम के बांग्ला भाषी मुसलमानों पर है। उनकी शिकायत है कि असम में प्लानिंग के तहत लोगों को बेदखल किया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये इशू कांग्रेस को भी सूट करता है,
टीएमसी को भी ये कहने का मौका मिला कि बंगाली मुसलमानों को हर जगह टारगेट किया जा रहा है। प्रॉब्लम है कि सबने इश्यूज तो उठाए, पर इस मामले में करना क्या है, किससे बात करनी है, इस पर कोई कॉन्क्रीट सुझाव सामने नहीं आए। सरकार से किसी तरह के डायलॉग की बात नहीं हुई। मुझे लगता है कि यह मामला भी कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी खबर आई। 2006 मुंबई ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर आज इंटरिम स्टे लगा दिया। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस NK सिंह की डबल बेंच ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया। आरोपियों से 4 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा गया है। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिन आरोपियों को हाई कोर्ट के आदेश के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है, उन्हें सरेंडर नहीं करना होगा। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आरोपियों को फिर से जेल में डालने की मांग नहीं की गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ हाई कोर्ट के फैसले को स्टे करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला दूसरे मामलों में नजीर नहीं बनेगा, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार जरूरी है। 21 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई की लोकल ट्रेन में हुए सीरियल ब्लास्ट के केस में लोअर कोर्ट से सजा याफ्ता सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ 23 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। मुंबई ब्लास्ट केस में आज के फैसले से देवेंद्र फडणवीस ने राहत की सांस ली होगी। महाराष्ट्र सरकार की चिंता यह थी कि हाई कोर्ट का यह फैसला आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे दूसरे केसेस पर असर डाल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला दूसरे केसेस में रेफरेंस नहीं बनेगा। और सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि आरोपियों का धर्म देखकर किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आज भोपाल से एक परेशान करने वाली खबर आई। भोपाल में पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। जांच के दौरान पता चला कि ड्रग्स सप्लाई करने वाले पहले वेट लॉस की दवा के नाम पर यंग लड़के लड़कियों को ड्रग्स देते थे। लड़कियों को नाइट क्लब की पार्टियों में बुलाकर एंटी डिप्रेशन मेडिसिन बताकर मुफ्त में ड्रग्स सप्लाई करते थे और उन्हें नशे की लत का शिकार बनाते थे। फिर लड़कियों को सेक्सुअली मोलेस्ट किया जाता था, उनके ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस बनाए जाते थे और फिर लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था। क्राइम ब्रांच की जांच में यह पता चला कि ड्रग सप्लायर्स जिम और क्लब जाने वाली लड़कियों को ही निशाना बना रहे थे। असल में भोपाल पुलिस ने 18 जुलाई को 2 ड्रग सप्लायर्स को नाइट पार्टी में MD ड्रग सप्लाई करते हुए पकड़ा। जब इनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने यासीन अहमद और शावर अहमद के नाम बताए। यासीन भोपाल के क्लब में DJ का काम करता है, जबकि शावर उसका चाचा है और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। कल रात पुलिस जब यासीन को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने भागने की कोशिश की। अपनी गाड़ी से 2 कारों को टक्कर मारी, लेकिन पुलिस से बच नहीं पाया। यासीन और शावर के पास से MD ड्रग्स, हथियार, 2 हाई एंड कार बरामद की गई हैं। और जब क्राइम ब्रांच ने यासीन के मोबाइल की जांच की तो उसमें लड़कियों के मॉलेस्टेशन के बहुत सारे वीडियो मिले। इसके अलावा 20 से ज्यादा ऐसे वीडियो थे जिसमें यासीन हथियारों के दम पर लड़कों को धमका रहा है और उन्हें टॉर्चर कर रहा है। सॉरी, मैंने ऐसा बोला आपके लिए। भोपाल क्राइम ब्रांच के एडिशनल DCP शैलेंद्र सिंह ने कहा, दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ चल रही है। अभी इस केस में और खुलासे होंगे। एडिशनल DCP शैलेंद्र सिंह ने इस गैंग के शिकार नौजवानों से अपील की कि वो सामने आकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, डरे नहीं। शिकायत करने वालों की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। पिछले दिनों कई गांजा और मादक पदार्थ के साथ लोगों को पकड़ा गया है। अभी एक नया मामला सामने आया जिसमें MD के साथ 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया था और इस चैनल में और रैकेट के और इस गिरोह के सदस्यों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ में ड्रग्स, हथियार और गाड़ियां बरामद हुई हैं। इसमें एक आरोपी यासीन है, उसके मोबाइल को देखने पर मोबाइल में कई ऐसे वीडियोज मिले हैं जिन वीडियोज में महिलाओं के साथ आपत्तिजनक फोटो हैं, कुछ संभवत है उनकी गरिमा के खिलाफ और जबरदस्ती जैसा प्रतीत होता है। इसके अलावा मारपीट के वीडियो हैं, कुछ फायर आर्म्स के से डराते हुए वीडियो हैं, इसके ड्रग्स के वीडियो भी मिले हैं। तो इससे जाहिर होता है कि व्यक्ति बड़े इस गतिविधियों में संलिप्त हैं और इसको प्रसार में इसकी संलिप्तता है। इस ड्रग रैकेट में सबसे अहम रोल यासीन अहमद का था।
यासीन क्लब में डीजे का काम करता है, इसलिए हाई सोसाइटी के युवा लड़के और लड़कियों तक उसका पहुंचना आसान था, अच्छा सा एक्सेस था। यासीन अहमद क्लब में आने वाली लड़कियों को अलग अलग तरीकों से ड्रग्स की लत लगवाता था और फिर उन्हें सेक्सुअली मॉलेस्ट और ब्लैकमेल करता था। जो नाइट क्लब में जो महिलाएं जाती हैं या क्लब में जो लड़कियां जाती हैं थोड़े खुले विचारों की होती है, और ये लोग ये जो ड्रग्स कहना चाहिए अपराधी तत्व हैं, इनको ही टारगेट करते हैं, और चूंकि वो ज्यादा संपर्क में रहती हैं इसलिए उनका निशाना भी आसानी से बनती है, और ये इस तरह का एक वैचारिक जाल फैलाते हैं ताकि लोग ड्रग्स को अच्छा समझें, उसको हाई प्रोफाइल या अपने आप को हाई सोसाइटी दिखाने की चीज समझें। तो ये बात सही है कि ये लोग नाइट क्लब या जिम क्लबों के संपर्क में रहे। इसके बाद पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने दावा किया इस ड्रग्स रैकेट में एक डॉक्टर भी शामिल है। ये डॉक्टर उन नौजवानों को ड्रग सप्लायर्स के पास भेजता था जो वेट लॉस के लिए उसके पास आते थे। रैकेट में शामिल लोग नौजवानों को वेट लॉस की दवा के नाम पर ड्रग्स देते थे, उनको इसकी आदत डालते थे। अब पुलिस इस डॉक्टर को भी तलाश रही है। पीड़िता के द्वारा जिसको हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा, उनके द्वारा बताया गया था कि डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने कुछ व्यक्तियों के साथ मिलने को रेफर किया था, वो डॉक्टर की हम तलाश कर रहे हैं, फरार हैं। तो उस तथ्य पर वो आधारित है, और उसमें जब डॉक्टर की बात होगी, डॉक्टर से पूछताछ होगी, तो इस तथ्य के बारे में पूरे विश्वास के साथ में, पूरे सबूत के साथ में कहा जाएगा। हालांकि इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि आज पुलिस ने जिन दो लोगों को पकड़ा वो मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता के रिश्तेदार हैं। ड्रग्स रैकेट में शामिल शावर मध्य प्रदेश बीजेपी माइनॉरिटी सेल के नेता का भाई है और यासीन उसका बेटा है। यासीन और शावर ने विश्वास सारंग, प्रहलाद पटेल, रमेश शर्मा और बीडी शर्मा जैसे मध्य प्रदेश के बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हुई हैं। इसीलिए कांग्रेस ने इस मामले में मोहन यादव की सरकार को घसीटा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक ने कहा कि भोपाल का ड्रग नेटवर्क सरकार के प्रोटेक्शन में चल रहा था। बीजेपी के नेता और सरकार के अफसरों के साथ पुलिस को सब पता था। जिम के अंदर वजन कम करने के नाम पर ड्रग देना और धीरे धीरे लड़के लड़कियों को एडिक्ट कर देना, फिर उनका शोषण करना, और ये सारा काम सरकारी संरक्षण में हो रहा था। अधिकारी और नेता पूरा संरक्षण इनको दिए हुए थे। आप फोटोग्राफ्स देख लीजिए। और एक लड़का जो इसका मुख्य कर्ता धरता है, उसके पिताजी बीजेपी अल्पसंख्यक जो विभाग है उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर है, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो ये पूरा सरकारी संरक्षण में, अधिकारियों के संरक्षण में ये काम हो रहा था, और पूरा इसके पीछे पूरा एक नेक्सस है जो लाभ उठा रहा था। मुझे लगता है ये मामला सियासत का नहीं है, इसमें जो भी इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। मैं तो मध्य प्रदेश पुलिस की तारीफ करूंगा कि उसने ड्रग सप्लायर्स को पकड़ा, उनके रैकेट को एक्सपोज किया। इस तरह के अपराधी बड़े बड़े नेताओं के साथ अपनी फोटो दिखाकर पुलिस पर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, अपने कनेक्शंस की बातें करके पुलिस को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन भोपाल पुलिस न किसी प्रेशर में आई और न डरी, और समाज में ड्रग्स का जहर घोल रहे इन अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यह खबर उन लोगों को सावधान करने वाली है जो वजन कम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, या फिर खुद को नए जमाने का दिखाने के लिए अनजानों के बुलावे पर नाइट पार्टीज में शामिल होते हैं और ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज जाने माने इंडस्ट्री अनिल अंबानी के ऊपर बड़ा एक्शन लिया। आज ईडी ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ पूरे देश में 35 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की इस जांच के दायरे में 50 कंपनियां और 25 से ज्यादा लोग शामिल हैं। आरोपी है कि अनिल अंबानी और उनके ग्रुप की कंपनियों ने प्लानिंग करके बैंकों, इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के हजारों करोड़ रुपए का गबन किया। इस मामले में जांच सीबीआई ने शुरू की थी। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। ईडी का दावा है कि 2017 से 2019 के बीच अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों ने येस बैंक के प्रमोटर्स को घूस देकर 3000 करोड़ रुपए का लोन लिया और फिर सारा पैसा दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट कर दिया। रिश्वत की रकम लोन अप्रूव होने से पहले ही येस बैंक के प्रमोटर्स के पास पहुंचा दी गई थी। ईडी के मुताबिक
अनिल अंबानी के ग्रुप की कंपनियों को नियमों के खिलाफ लोन बांटे गए। क्रेडिट अप्रूवल मेमोरेंडम को बैकडेट पर दर्ज किया गया। बिना जांच के लोन अप्रूव कर दिया गया। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को पैसा देने के लिए येस बैंक की क्रेडिट पॉलिसी का भी वायलेशन किया गया। अनिल अंबानी ग्रुप और बैंकों की ऐसी मिली भगत थी कि अप्रूवल से पहले ही कंपनियों को लोन का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता था। इस मामले में सेबी ने भी अपनी रिपोर्ट ईडी को सौंपी है। येस बैंक के अलावा अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों ने स्टेट बैंक और कैनरा बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा से भी कर्ज लिया हुआ है। हाल ही में स्टेट बैंक ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को फर्जीवाड़ा करने वाला घोषित किया था। रिलायंस कम्युनिकेशन ने स्टेट बैंक से 14,000 करोड़ का लोन लिया हुआ है और उसको अब तक अदा नहीं किया गया है। आज ऑस्ट्रेलिया से फिर बुरी खबर आई। आज ऑस्ट्रेलिया में स्वामीनारायण मंदिर को निशाना बनाया गया। विक्टोरिया स्टेट में स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर लाल पेंट से अपशब्द लिखे गए। हिंदुओं को ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जाने को कहा गया। यह घटना विक्टोरिया स्टेट के बोरोनिया टाउन में हुई। नस्लवादियों ने मंदिर की दीवार पर गालियां लिखी और हिंदुओं को ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जाने को कहा। मंदिर की दीवारों के साथ साथ मंदिर के करीब 2 एशियन रेस्टोरेंट्स को भी टारगेट किया गया। पेंट से दोनों रेस्टोरेंट्स पर गालियां लिखी गई। विक्टोरिया पुलिस अब स्वामीनारायण मंदिर पर हमले की जांच कर रही है। विक्टोरिया स्टेट की प्रीमियर जेसिंटा एलन ने इस घटना की निंदा की है और हिंदू समुदाय को पूरी सुरक्षा देने का वादा किया है। ऑस्ट्रेलिया में मंदिर पर हमले के जो स्वामीनारायण संप्रदाय है उसने चिंता जताई है। भुज के स्वामीनारायण मंदिर के ट्रस्टी जादव जी गोयसिया ने कहा कि इस मामले में भारत सरकार को दखल देना चाहिए क्योंकि इस तरह की घटनाओं से ऑस्ट्रेलिया में बसे हिंदुओं में डर पैदा हुआ है। ये जो मैसेज है वो एक प्रॉपर रूप से भारतीय संस्कृति को, हिंदुइज्म को एक धमकी का मैसेज लग रहा है। वहां पे हमारे जो भक्तगण है वो भी बहुत चिंतित है, तो ये विषय पे ध्यान देना बहुत आवश्यक होने जा रहा है। वहां की सरकार, वहां की पुलिस, जो विक्टोरिया स्टेट है, मेलबोर्न जो सिटी में आता है, वो उसके जो मुख्यमंत्री वो भी उसके लिए चिंतित है, लेकिन जो गंभीरता होनी चाहिए वो हमको दिख नहीं रही है। उसके ऊपर भारत सरकार का विदेश मंत्रालय भी थोड़ा गंभीर होके ऑस्ट्रेलिया की सरकार से बात करे। ये बात सही है। कल ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र पर रेशियल अटैक हुआ, आज मंदिर को निशाना बनाया गया। इस तरह की घटनाएं वाकई में चिंता में डालने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं और सरकार को इस इशू पर ऑस्ट्रेलिया की सरकार से बात करनी चाहिए। आज की बात में इतना ही।